नमस्कार, स्वागत है आपका सत्ता में। और हमारे सभी न्यूज मित्रों को शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें, दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज हम आपको हज यात्रियों पर गर्मी के 52 डिग्री वाले टॉर्चर की खबर दिखाएंगे। इसकी डराने वाली तस्वीरें मक्का से आई हैं, जहां हज यात्री सड़कों पर चलते चलते दम तोड़ रहे हैं। और अब यह आंकड़ा करीब यह आंकड़ा जो है 577 तक पहुंच गया है। फिर दिल्ली से शिमला तक गर्मी के नए नए कीर्तिमान दिखाएंगे, जिनके बारे में सुनकर भी पसीना आने लगेगा। जिन पहाड़ों में कभी पंखे तक नहीं चलते थे, वहां कैसे कूलर और एसी के लिए लाइन लग गई है, यह भी देखिएगा। फिर आपको बिहार की उस नालंदा यूनिवर्सिटी में लेकर चलेंगे जिसका आधुनिक पुनर्जन्म हो गया है। आज पीएम मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया है। इस शुभ मौके पर हमने आपके लिए नालंदा की कल, आज और कल वाली एक कुंजी तैयार की है। इससे आपको पता चलेगा कि नालंदा की कीर्ति कितनी दूर दूर तक फैली थी और कैसे इसे आग लगाकर नष्ट करने की कोशिशें हुई। लेकिन सच यह है कि ज्ञान को आग से जलाया नहीं जा सकता। नीट वाली धांधली पर TV9 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सॉल्वर गैंग के सरगना अधिकारी सिकंदर यादवेंदु को सस्पेंड कर दिया है। और जिस मंत्री का लिंक इस चीट कांड में सामने आया, उसकी जांच भी होगी, यह खुद बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा। दिल्ली में जनता बूंद बूंद के लिए पस्त है, लेकिन नेता कैसे सियासत में व्यस्त है, यह भी नोट करने वाली बात है। दिल्ली में आज फिर बीजेपी ने आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस बीच जल मंत्री आतिशी ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर 21 जून तक दिल्ली को पानी नहीं मिला तो वो अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे। फिर सत्ता में पुतिन और किम की न्यूक्लियर फ्रेंडशिप की बात करेंगे, जिसकी चिंता वाले नोटिफिकेशन बाइडेन तक पहुंचे हैं। 24 साल बाद जब पुतिन नॉर्थ कोरिया पहुंचे तो किम ने कैसे उनका ग्रैंड वेलकम किया, यह सब कुछ वीडियो कुंजी में देखेगा। लेकिन क्या आपने इन सब के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की धूर्तता देखी, जिन्होंने कुछ दिन पहले G7 के मंच पर शांति की बड़ी बड़ी बातें की थी। अब उन्हीं के देश की संसद में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के लिए 1 मिनट का मौन रखा गया, मानो कोई महान हस्ती हो, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हो। सोचिए जरा। सत्ता में सबसे पहले बात उस 52 डिग्री वाले टॉर्चर की, जिसे इस वक्त लाखों हज यात्री महसूस कर रहे हैं। सऊदी अरब के मक्का से गर्मी की कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जो कि डराती हैं, भयभीत करती हैं, विचलित कर सकती हैं। क्योंकि मक्का की सड़कों पर इस वक्त हर तरफ मौत वाला मंजर है। जगह जगह पर लोगों के शव हैं और ये वो हज यात्री हैं जो हज के लिए मक्का पहुंचे हैं। आपको यकीन नहीं होगा, सऊदी अरब के मक्का में इस वक्त गर्मी इतनी ज्यादा है कि सड़क पर चलते चलते हज यात्रियों की मौत हो रही है। एक दिन पहले मक्का में तापमान 52 डिग्री तक पहुंच गया था और इसी गर्मी में कई हज यात्रियों ने दम तोड़ दिया। सिर्फ पिछले 5 दिनों में 10, 50 या 100 नहीं बल्कि 500 से ज्यादा हज यात्रियों की मौत हो चुकी है। जिनकी मौत हुई उनमें मिस्र के 323, जॉर्डन के 60 हज यात्री थे। हालांकि इनमें कोई भारतीय है या नहीं, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। हाल यह है कि मक्का की जो सबसे बड़ी मॉर्चरी है, आल मोइसम, उसमें शवों की लाइन लग गई है। पहले कुछ वीडियो दिखाते हैं जिससे आपको यह एहसास हो जाएगा कि मक्का में हज यात्रियों पर कितना बड़ा संकट है। वैसे ऐसा नहीं है कि मक्का जाने वाले हज यात्रियों की मौत गर्मी से पहली बार हुई हो। जिस मौसम में सऊदी अरब में यात्रा होती है वहां तापमान ज्यादा रहता है। पिछले वर्ष भी 240 हज यात्रियों की मौत हुई थी, लेकिन इस बार सिर्फ 7 दिन में 557 हज यात्रियों की मौत से लोग भयभीत हैं, डरे हैं। इसका कारण क्या हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। जर्नल ऑफ ट्रैवल एंड मेडिसिन 2024 की रिसर्च के अनुसार जलवायु परिवर्तन का बड़ा असर सऊदी अरब पर पड़ा है। विशेषज्ञों के अनुसार जहां हज किया जाता है वहां का तापमान हर दशक में करीब 0.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है और आने वाले वक्त में हज यात्रा करने वाले बुजुर्गों पर सबसे बड़ा संकट आने वाला है। लेकिन हज यात्री मक्का में होने वाली मौतों के लिए सऊदी अरब पर
अव्यवस्था वाले आरोप लगा रहे हैं। उनके मुताबिक यहां हज यात्रियों के लिए किसी तरह के इंतजाम नहीं है। वैसे लोगों के इन आरोपों पर सऊदी अरब के अधिकारियों के भी अपने तर्क हैं। उनके मुताबिक इस साल करीब 18 लाख हज यात्री आए हैं, जिनमें से 16 लाख विदेशी हैं। लेकिन हजारों हज यात्री ऐसे हैं जो गलत और अवैध तरीकों से यहां आए हैं, और इसी वजह से गैर पंजीकृत हज यात्रियों के लिए खतरा बढ़ गया है, क्योंकि वो हज मार्ग पर मिलने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन गर्मी सिर्फ मक्का में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में भी गजब कहर ढा रही है। तापमान हर दिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और गर्मी की सत्ता के आगे सब कुछ पसीने में बहता जा रहा है। लेकिन इस बार कुदरत का सबसे चिंताजनक ऐलान उन पहाड़ों में बज रहा है जिनके बारे में सुनकर भी कभी ठंड का एहसास होने लगता था। पर सच ये है कि आपके फेवरेट हिल स्टेशन अब हॉट स्टेशन बन गए। हिल स्टेशन हॉट स्टेशन कैसे बने? जैसे हिमालय के ऊना में पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया। सोचिए, यह एक रिकॉर्ड है। धर्मशाला मौसम का कांटा 36 डिग्री के पार। शिमला में तापमान 31 डिग्री को टच करने वाला है, जबकि नैनीताल के जोलीकोट में मौसम का मीटर 36 डिग्री का पारा दिखा रहा है। खुद दिल्ली के सबसे करीब हिल स्टेशन नैनीताल शहर में अधिकतम तापमान 34 डिग्री के आसपास है। हिमाचल प्रदेश के मसूरी में टेम्परेचर 29 डिग्री तक पहुंच चुका है, जबकि श्रीनगर में भी तापमान 32 डिग्री है। सोचिए, यह हाल है देश में हिल स्टेशंस का, जो कि हॉट स्टेशंस बन चुके हैं। यानी कि अब गाना बदलना पड़ेगा, दिल्ली की गर्मी नहीं कुछ और कहना पड़ेगा। यानी आप दिल्ली में रहते हो, देहरादून में रहते हो या फिर पहाड़ों में जाना चाहते हो, यह गर्मी कहीं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। देखिए, वादी में इस तरह की गर्मी पहले हमने देखी नहीं। आज जो हम देख रहे हैं, इससे पहले ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था। कल या परसों आप देख लीजिए 33 तक पहुंच गया है। यहाँ पर जम्मू की बात ले लेंगे तो 47 डिग्री कल कठुआ में हुआ, सबसे ज़्यादा कठुआ में हुआ था। नैनीताल जैसी ठंडी जगह में, बर्फीली जगह में 34 टेम्परेचर जाना बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। जिस एक्सपेक्टेशन के साथ हम यहाँ पर आए थे कि बहुत ठंडा होगा, वो नहीं है। टेम्परेचर ज़्यादा है। अब वो भाई क्लाउड बहुत है, भीड़ बहुत होने लगी है हर जगह हमारे यहाँ पर, उसका भी फर्क पड़ता है। 18 साल हो गए हैं मेरे को शिमला में रहते रहते। इतने साल से तो कोई पता ही नहीं चला गर्मी का, पर जो इस बार है ना, इस बार की जो गर्मी है ना, वो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर रही है गर्मी। उत्तराखंड की बात करूं तो यहाँ पे ये होता था कि जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज़ है वो जो प्री मानसून सीजन में भी ठीक ठाक मिलती रहती थी, तो टेम्परेचर्स इतने अधिक नहीं बढ़ पाते थे। मैं कहूँगा कि इस बार जो है जो ड्राई डेज है वो काफ़ी रहे हैं और उसी की वजह से तापमान जो है वो बढ़ते हुआ ज़्यादा दिन के लिए स्पेल हो रही है। वैसे आप पहले कभी इन पहाड़ों पर गए होंगे तो आपने नोट किया होगा कि जिन होटल्स में आप रुकते हैं वहाँ पंखा या एसी नहीं लगा होता। लेकिन इस बार गर्मी ने इस तस्वीर को बदल के रख दिया है। पहाड़ों को भी कूलर और पंखे की ठंडी हवा की ज़रूरत पड़ गई है। उत्तराखंड के कई इलाकों में जहां कभी पंखे नहीं लगे थे, वहां अब गर्मी की वजह से पंखों की ज़रूरत महसूस हो रही है। निचले इलाकों में जहां कूलर की ज़रूरत नहीं थी, वहां एसी की ज़रूरत पड़ रही है। और इस वक्त उत्तराखंड के कई इलाकों में पंखे और कूलर की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि सप्लाई तक नहीं हो पा रही है। इस पर एक छोटी सी रील आपको ज़रूर देखनी चाहिए। हर एक का जो भी आ रहा है पंखा मांग रहा है। पंखों की इतनी डिमांड हो गई है कि बाहर से, दिल्ली से भी पंखा नहीं मिल रहा है, चंडीगढ़ भी पंखा नहीं मिल रहा है। इतनी डिमांड पंखों की बढ़ चुकी है इस टाइम में। पहले पंखों की कोई बिक्री नहीं थी। शिमला में तो पंखे का वैसे कोई लेता था, बाकी इतना था नहीं शिमला में पंखे का भी जो पंखे चले।
अब तो शिमला में इतनी गर्मी होगी इस टाइम, तो लोगों ने हर एक आदमी बोलता पंखा चाहिए। फुल डिमांड है इस पर ही, बहुत गर्मी है, इसके लिए मतलब मार पड़ी हुई है, पंखे की शॉर्टेज हो गया। 49 ईयर से यहीं रह रहे हैं, लेकिन इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी है। अब तो पंखे के बिना नींद नहीं आती है। 25 सालों में मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि शिमला के अंदर इतनी गर्मी पड़ी है कि शिमला में महसूस हो रहा है हमें भी एसी और पंखे जो है वो अब लगा लेने चाहिए। पंखे देख लीजिए, एसीज़ का माहौल बना हुआ है, बैटरीज पर कोशिश कर रहे हैं लोग पंखा लेने के लिए। यहाँ पर जो सोलर सिस्टम पर जो आजकल जो नया रुझान है उस पर लेने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, जब पहाड़ों का यह हाल है तो मैदानी इलाकों में क्या हालत होगी, जहां सूर्यदेव का सितम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिन हो या रात, आसमान से अग्नि वर्षा हो रही है। हम आपको जल्दी से गर्मी पर सत्ता के 7 चिंता कार्ड दिखाते हैं। दिल्ली में कल 12 वर्षों के बाद सबसे गर्म रात रिकॉर्ड की गई, जब रात को न्यूनतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो सामान्य से 8 डिग्री ज्यादा है। दिल्ली में लगातार 36 दिन तापमान 40 डिग्री के ऊपर रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा जून में भारत में गर्मी में पिछले 73 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार 50% उत्तर भारत में वर्ष 1951 के बाद सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी है। देश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 44 से 40 डिग्री रहा है और पहाड़ों में इस बार गर्मी का 122 वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया है। इसमें भी दिल्ली की हालत बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि जहां सिर्फ गर्मी समस्या नहीं है बल्कि परेशानी का ट्रिपल अटैक हुआ है। गर्मी में कल रात न्यूनतम तापमान 12 वर्षों बाद सबसे ज्यादा रहा। इसी के साथ कल दिल्ली में बिजली की डिमांड भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, जो कि करीब 8,542 मेगावाट है। और सोचिए, इसके बीच दिल्ली के सैकड़ों लोग इस वक्त बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। हमारे पास अभी 9 पेशेंट एडमिट हैं। आज 4 पेशेंट अभी भी वेंटिलेटर पर हैं, क्योंकि बहुत सिक हैं, बहुत क्रिटिकल हैं, और कुछ पेशेंट्स को तो मल्टी ऑर्गन फेलियर। सारे जो पेशेंट हैं वो हैं जो कि लेबर क्लास के हैं, मजदूर क्लास के हैं, जो कि काफ़ी लंबे टाइम पर उनका सन एक्सपोजर होता है, हीट एक्सपोजर होता है। कल सुबह से आज तक जो है 14 पेशेंट जो आए वो ब्रॉड डेथ थे, तो इसलिए उनके किस वजह से उनकी डेथ हुई है हम बता नहीं सकते। देखा जाए तो दिल्ली में लगातार 37वां दिन है जब तापमान 40 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। ये अभी तक की सबसे बड़ी और लंबी हीट वेव कही जा सकती है। तो ऑलमोस्ट अगर आप बात करें आफ्टर 15 मई तो कंटिन्यूस हम रेड अलर्ट दे रहे हैं। उसके लिए हमारे पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली के लिए वार्म नाइट का भी वार्निंग है। और सत्ता में अब बात बिहार के उस नालंदा विश्वविद्यालय की जिसका पुनर्जन्म हो गया है, या इसे आप नालंदा यूनिवर्सिटी 2.0 भी कह सकते हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन कर दिया है। और इसी नालंदा यूनिवर्सिटी पर आज हमने ऐतिहासिक तथ्यों से भरी कल, आज और कल वाली कुंजी तैयार की है। आज पीएम ने भी नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर जो कुछ कहा वो आपको सुनना चाहिए। पीएम के अनुसार नालंदा सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक पहचान है, एक सम्मान है, मूल्य है और मंत्र है। सबसे पहले नालंदा के उस कैंपस पर सत्ता की कुंजी खोलते हैं जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। यह देखिए, अब आपको दिखाने जो जा रहे हैं। नालंदा के नए परिसर को 455 एकड़ में बनाया गया, 455 एकड़, और इसे तैयार करने में 1749 करोड़ रुपए का खर्च आया। इसमें 40 क्लासरूम है, जिसमें छात्र के लिए बैठने के लिए उत्तम व्यवस्था है। इस कैंपस में 2 शैक्षणिक ब्लॉक हैं जिनकी क्षमता करीब 1900 है। इसमें करीब 2 सभागार हैं जिसमें 550 लोग बैठ सकते हैं। इसके अलावा नए कैंपस में एक एम्फी थिएटर है जिसमें 2000 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसमें 2 ऑडिटोरियम है जिनमें प्रत्येक में करीब 300 सीटें हैं। इसके अलावा
इस नए परिसर में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है और एक मेडिकल सेंटर भी बनाया गया। सबसे पहले आपको नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस की उद्घाटन वाली रील दिखाते हैं, इसके बाद ऐतिहासिक तथ्यों वाली कुंजी खोलेंगे। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। साथियों, अपने प्राचीन अवशेषों के समीप नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं, वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं। मैं बिहार के लोगों को भी बधाई देता हूं। बिहार अपने गौरव को वापस लाने के लिए जिस तरह विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, नालंदा का ये कैंपस उसी की एक प्रेरणा है। सबसे पहले आपको नालंदा विश्वविद्यालय की फ्लैशबैक कुंजी दिखाते हैं ताकि आप ज्ञान और शिक्षा के इस महान केंद्र को गहराई से जान सकें। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। हर्षवर्धन और पाल शासकों के समय में इसका और भी विस्तार हुआ और यह दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया। इसके विशाल आकार और भव्यता का विवरण चीनी यात्री हिन सांग और रुआन चुआंग के यात्रा विवरण में मिलता है। नालंदा विश्वविद्यालय का परिसर लगभग 14 हेक्टेयर यानी करीब 35 हेक्टेयर में फैला हुआ था। इसमें कई शैक्षणिक और आवासीय भवन, पुस्तकालय, मंदिर और विहार थे। इसकी वास्तुकला में बौद्ध शैली के तत्व देखे जा सकते थे। नालंदा में 10 बड़े विहार थे जो छात्रों और भिक्षुओं के आवास के लिए बने थे। ये विहार चारों ओर से बंद होते थे और उनके अंदर अध्ययन कक्ष, ध्यान स्थल और निवास स्थान होते थे। परिसर में 10 बड़े मंदिर थे जहां बौद्ध धर्म के धार्मिक अनुष्ठान होते थे और शिक्षाएं दी जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय धर्मगंज के नाम से जाना जाता था और इसमें 3 प्रमुख पुस्तकालय भवन थे, रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। पुस्तकालय में लाखों पांडुलिपियां और ग्रंथ थे जिनसे अलग अलग विषयों पर गहरी जानकारियां मिलती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक होते थे। यह विश्वविद्यालय केवल भारतीय छात्रों के लिए नहीं था, यहाँ कई देशों के से छात्र अध्ययन करने आते थे, विशेष रूप से चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों से, जिससे विश्वविद्यालय का एक अंतर्राष्ट्रीय चरित्र बनता था। ज्ञान के ऐसे केंद्र हमेशा ही आक्रांताओं को चुभते हैं, इसीलिए जब उन्हें अपने साम्राज्य का विस्तार करना होता है तो सबसे पहले ज्ञान के इन केंद्र पर ही हमला होता है। बख्तियार खिलजी ने यही किया। अब यह समझते हैं कि 12वीं शताब्दी के अंत में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण करके उसका विनाश क्यों किया, इसके पीछे के क्या कारण थे। बख्तियार खिलजी एक तुर्क सेनापति था जो दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के समय बिहार और बंगाल में अपने सैन्य अभियानों के लिए जाना जाता था। खिलजी का उद्देश्य उत्तर भारत में अपने क्षेत्र का विस्तार और इस्लामी शासन स्थापित करना था। एक्सक्यूज मी। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र और एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थान था, इसीलिए यह बख्तियार खिलजी के टारगेट पर था। खिलजी की सेना ने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला करके भवनों को ध्वस्त कर दिया और इसके छात्रों और शिक्षकों को मार डाला। सबसे दुखद यह रहा कि इन लोगों ने नालंदा विश्वविद्यालय के विशाल पुस्तकालय को जलाया। यह पुस्तकालय प्राचीन भारत के ज्ञान और विज्ञान का एक महान भंडार था।
जिसमें लाखों पांडुलिपियां और ग्रंथ हैं। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा के पुस्तकालय में इतनी पांडुलिपियां थीं कि वे कई महीनों तक जलती नहीं। ऐसा जिक्र भी मिलता है कि आग 3 महीने तक लगी रही थी। इस आग में बौद्ध धर्म, विज्ञान, गणित, चिकित्सा और अन्य विषयों की महत्वपूर्ण पांडुलिपियां और ग्रंथ जलकर राख हो गए। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञान की संस्कृति, बौद्ध धर्म और शिक्षा पर एक भारी आघात था। इसके साथ ही प्राचीन भारतीय ज्ञान और विज्ञान का एक बड़ा हिस्सा लुप्त हो गया। कई महान विद्वानों ने नालंदा विश्वविद्यालय से ही पढ़ाई की और वहां से मिले ज्ञान को दुनिया में फैलाया। इनमें भारतीय छात्र भी हैं और विदेशी भी। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और वहीं से उन्होंने आर्यभट्ट नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें गणित के कई सूत्र और ग्रहों की गति के बारे में बताया गया। धर्मकृति एक महान बौद्ध दार्शनिक और तर्कशास्त्री थे, जिन्होंने नालंदा में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने बौद्ध तर्क, शास्त्र और दर्शन पर कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की, जिनमें से एक ग्रंथ है प्रमाणवर्तिक। नागार्जुन एक प्रमुख बौद्ध विद्वान और दार्शनिक थे, जिन्हें नालंदा विश्वविद्यालय के महान आचार्यों में गिना जाता था। उन्होंने मध्यमक करिका नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें उन्होंने शून्यवाद के सिद्धांतों का विस्तार किया। शांतरिक्षित एक बौद्ध विद्वान थे और नालंदा के आचार्य थे। उन्होंने तिब्बत और बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वहां के पहले मठ का निर्माण करवाया। शांतरिक्षित ने बौद्ध धर्म के विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। नालंदा विश्वविद्यालय का चीन से भी एक कनेक्शन है, खास कनेक्शन। वहां चीन से सबसे ज्यादा छात्र पढ़ने के लिए आते थे। होनसांग चीन के एक महान बौद्ध भिक्षु और यात्री थे, जिन्होंने 7वीं शताब्दी में नालंदा में कानून की पढ़ाई की। वो नालंदा के आचार्य शीलभद्र के शिष्य थे। हेनसांग ने अपने अनुभवों का और ज्ञान को द ग्रेट टैग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन में दर्ज किया, जिसमें उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली, सत्यापन और वातावरण का विस्तार से वर्णन किया। चीन के छात्र इत्सिंग को चाइनीज संस्कृत शब्दकोश तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। इसके अलावा युआन चुआंग भी एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु और विद्वान थे। उन्होंने नालंदा में 10 वर्षों से अधिक समय बिताया। उन्होंने एक पुस्तक द अकाउंट ऑफ द वेस्टर्न रीजन्स लिखी, जिसमें उन्होंने नालंदा के माहौल और विद्वानों के बीच होने वाली चर्चाओं का विवरण किया। चीन के छात्र भारतीय संस्कृति से इतने ज्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने अपने चाइनीज नाम बदलकर भारतीय नाम रख लिए थे। हेनसांग का भारतीय नाम मोक्षदेव था। युआन चुआंग का श्रमण यश, फावान का भारतीय नाम धर्मसार, इत्सिंग का ज्ञानदेव, हुएनशी का नाम प्रकाशमती और सिंचिक का नाम चरित्र वर्मा और चिंगहिंग का नाम चिन्हिंग नामक छात्र ने अपना नाम प्रज्ञादेव रखा था। नालंदा में अध्ययन करने वाले इन विदेशी शिष्यों ने अपने अपने देशों में वापस जाकर नालंदा के ज्ञान और शिक्षा का प्रसार किया। नालंदा यूनिवर्सिटी आसियान इंडिया यूनिवर्सिटी नेटवर्क बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। इतने कम समय में ही कई लीडिंग ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस यहां एक साथ आए हैं। एक ऐसे समय में जब 21वीं सदी को एशिया की सदी कहा जा रहा है, हमारे ये साझा प्रयास हमारी साझी प्रगति को नई ऊर्जा देंगे। और अब बात 2 वर्ल्ड लीडर्स की उस मुलाकात की जिसने अमेरिका से लेकर यूरोप तक डर की सत्ता स्थापित कर दी है। ये वो 2 वर्ल्ड लीडर्स हैं जिन्हें अमेरिका अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है, क्योंकि 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंचे हैं। और नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग ने जिस तरह से पुतिन का ग्रैंड वेलकम किया है, वो तस्वीरें अमेरिका को सुई की तरह चुभ रही होंगी। इस मुलाकात की 7 सबसे पावरफुल तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। पुतिन के स्वागत में नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग सज गई है। पुतिन किम जोंग की ये मुलाकात सिर्फ हैंडशेक, फाइलों के आदान प्रदान और डिनर तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि पुतिन किम जोंग की जो केमिस्ट्री देखने को मिली, उसने नेटो तक को रेड सिग्नल जरूर पहुंचा दिया है। आप जरा पहले इस रेड कारपेट की लंबाई और चौड़ाई देखिए। दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के स्वागत में इतना बड़ा रेड कारपेट वेलकम आपने शायद ही नहीं देखा होगा। ये देखिए, किम जोंग खुद एयरपोर्ट पर वक्त से पहले पहुंचकर पुतिन का इंतजार करते हैं। किम जोंग जो कि जब अपने
मुल्क से जाते हैं तो लोग रोने लग जाते हैं। बाय करने के लिए कई किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है, वो खुद इंतजार करते हैं। गुलाब के फूलों को रेड कारपेट पर बिछा दिया जाता है। पुतिन जैसे ही प्लेन से बाहर आए, किम जोंग ने गले लगाकर पुतिन का स्वागत किया। इसके बाद किम जोंग की करीबी ने भी पुतिन को बड़ा लाल गुलदस्ता भेंट किया। एयरपोर्ट पर 10 मिनट तक किम जोंग और पुतिन की बात हुई। इन पलों को कैद करने के लिए 100 से ज्यादा कैमरे सिर्फ एयरपोर्ट पर इंस्टॉल किए गए थे। पुतिन को लेने के लिए एयरपोर्ट पर किम जोंग अपनी गाड़ी लेकर आए थे। पुतिन और किम एक दूसरे को गाड़ी में बैठने के लिए बार बार कहते रहे, पहले आप होता रहा। वो देखिए आप जरा, ये तस्वीरें देखिए, पहले आप। आखिरकार मेहमान होने के नाते पुतिन गाड़ी में बैठने के लिए राजी हो गए। सामान्य नजरिए से देखें तो इस वीडियो में कुछ खास नहीं है, लेकिन कूटनीतिक नजर से ये नेटो के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल है। पुतिन के स्वागत में प्योंगयांग की सड़कों पर भव्य बाइक रैली निकाली गई। सड़क के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ खड़ी दिखाई दी। पुतिन और किम जोंग के बड़े बड़े पोस्टर भी लगाए गए। नॉर्थ कोरिया ने इसके लिए कई दफ्तरों को खाली करा लिया था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पुतिन के स्वागत के लिए पहुंचे। प्योंगयांग के सिटी स्क्वायर पर पुतिन के स्वागत में मिलिट्री बैंड ने दोनों देशों की राष्ट्र धुन बजाई। इस दौरान वहां मौजूद बच्चों के हाथ में रंग बिरंगे फूल भी थे। एयरपोर्ट से लेकर मीटिंग हॉल तक कई गाड़ियों पर कैमरा इंस्टॉल किए गए थे। कैमरामैन को कई दिन पहले ही स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी ताकि कोई लम्हा छूट न जाए। पुतिन ने नॉर्थ कोरिया पहुंचे अपनी मंत्रिमंडल से मिलवाया। सबसे पहले है रूस के विदेश मंत्री सरगेई लेवरोव, जो कि पुतिन के सबसे पुराने साथी हैं। उसके बाद है रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मांटुरोव। बीच में है क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव, द मोटर माउथ। और सबसे आखिर में है रूस के नए रक्षा मंत्री आंद्रेई बोलोसोव। किम जोंग ने सभी से गर्मजोशी से मुलाकात की। ये तस्वीरें पश्चिमी देशों को सब ज्यादा परेशान करने वाली हैं, क्योंकि इस टेबल पर पुतिन और किम जोंग के साथ दोनों देशों के बड़े बड़े मंत्री बैठे थे। यहाँ कई ऐसे फैसले लिए गए जो पुतिन और किम जोंग के दुश्मनों को चैन से सोने नहीं देंगे। बैठक के दौरान पुतिन ने वादा किया कि रूस अमेरिका के दबाव, ब्लैकमेल और धमकियों के खिलाफ नॉर्थ कोरिया का समर्थन करता रहेगा। पुतिन 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया गए हैं। इससे पहले वर्ष 2000 में, यानी आज से 24 साल पहले भी पुतिन नॉर्थ कोरिया गए थे। तब की तस्वीरें देखिए। ये किम के पिताजी किम जोंग, उनके पिताजी किम जोंग इल। तब नॉर्थ कोरिया में किम जोंग के पिता किम जोंग इल की सत्ता थी। आज उनके बेटे किम जोंग नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति हैं। 24 साल में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन एक चीज नहीं बदली है, वो है रूस में पुतिन की सत्ता। और जब किसी राष्ट्राध्यक्ष की सत्ता लंबे समय तक चलती है तो वो कूटनीति के कई युग देख लेता है। अब 24 साल बाद पुतिन एक बार फिर नॉर्थ कोरिया में हैं, लेकिन ये मुलाकात जितनी साधारण लग रही है उतनी है नहीं, क्योंकि पुतिन ने नॉर्थ कोरिया जाने का फैसला तब किया है जब कुछ दिन पहले ही G7 देशों ने पुतिन के खिलाफ कई फैसले किए। रूस को यूक्रेन पर हमले का जिम्मेदार माना है। सिर्फ यही नहीं, स्विट्जरलैंड में यूक्रेन पीस समिट रखी गई, इसमें भी रूस के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया। ऐसे में यूरोप से लेकर अमेरिका तक सवालों से भरा एक तनावपूर्ण सन्नाटा फैला हुआ है कि पुतिन किम जोंग मुलाकात में क्या हुआ या क्या होगा। वहीं नेटो चीफ ने भी कह दिया कि जितने भी सदस्य देश हैं वो रूस के खिलाफ परमाणु हथियार तैयार रखें, यानी न्यूक्लियर हथियारों को स्टैंड बाय पर रखने के लिए कह दिया गया है। ऐसे में जो सवाल उठते हैं वो बड़े खतरनाक हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफ इन दोनों की मुलाकात हो रही है, दूसरी तरफ साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया की टेंशन हो गई। एक तरफ इनकी मुलाकात हो रही है और दूसरी तरफ अभी G7 समिट समाप्त हुई है। एक तरफ इनकी मुलाकात हुई है और दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात वो ये है कि चीन भी अब खुलकर इनके समर्थन में आ चुका है। क्या पुतिन G7 का जवाब किम से मुलाकात करके दे रहे हैं? क्या पुतिन की किम से मुलाकात यूक्रेन पीस समिट का बदला है? नेटो चीफ ने परमाणु हथियार तैयार रखने की बात क्यों कही? परमाणु बम बढ़ा रहे किम जिनपिंग परमाणु डिप्लोमेसी कर रहे हैं पुतिन किम की मुलाकात में दुनिया के लिए क्या संकेत? पुतिन के नॉर्थ कोरिया दौरे की टाइमिंग को लेकर इन सवालों का उठना लाजमी है, बड़ा नेचुरल है। और यही वजह है कि यूरोप से लेकर अमेरिका तक सब पुतिन के खिलाफ आक्रामक हो गए हैं। इस सब के बीच में पुतिन और किम जोंग की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि दोनों ही देश कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों की सत्ता को चुभते हैं और दोनों ही देश उनके लिए मुश्किलें खड़ी करते रहते हैं। और इस बार भी रूस नॉर्थ कोरिया में जो डील हुई है उससे पश्चिमी देशों में जबरदस्त हलचल है। रूस नॉर्थ कोरिया में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को लेकर बड़ी डील हुई है, यानी रणनीतिक तौर पर दोनों देश एक दूसरे के साथ देंगे। रूस अब नॉर्थ कोरिया को कई संवेदनशील टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, यानी नॉर्थ कोरिया अपने देश में ही ऐसे हथियार बना सकेगा जिसकी इजाजत अंतर्राष्ट्रीय नियम नहीं देंगे।
रूस नॉर्थ कोरिया को फाइटर जेट और सबमरीन बनाने में भी मदद करेगा। रूस स्पेस मिशन और साइबर वॉरफेयर में भी नॉर्थ कोरिया की मदद करेगा। इससे किम जोंग के लिए सैटेलाइट भेजना आसान होगा और वो अमेरिका पर भी नजर रख सकेगा। रूस नॉर्थ कोरिया को सस्ते दामों में गैस और ऑयल मुहैया कराएगा। इससे किम जोंग अमेरिका के खिलाफ और ताकतवर हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया रूस को मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर और आर्टिलरी शेल्स देगा, जो रूस को यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने में मदद करेगी। यानी रूस नॉर्थ कोरिया में हुई डील्स किसी पश्चिमी विक्षोभ की तरह पश्चिमी देशों को हिला सकती हैं। वैसे ये बात आप सभी अच्छी तरह समझते हैं कि नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच कितना परमाणु प्रेम है और ये प्रेम समय समय पर नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट और धमकियों से जाहिर भी होता रहता है। साल में अगर 12 महीने हैं तो हर महीने के हिसाब से किम जोंग अमेरिका के लिए नई धमकी की EMI देते हैं। इसे हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि पिछले 1 साल में किम जोंग ने जितनी बार अमेरिका को धमकी दी है, मिसाइल टेस्ट भी उतनी ही तेजी से किए हैं, परमाणु हथियार भी उतनी ही तेजी से बनाए हैं। सीप्री की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में नॉर्थ कोरिया के पास 30 परमाणु बम थे। अब आगे क्या है यह अब हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि अब फिर से हूटर जी आ गए। हमारी रील्स को शेयर करिए। नमस्कार।